हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने 6 चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हमने बेसिक बेसिक देख लिया था कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी टू डायग्राम्स को सिमिलर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब हमारा टू डायग्राम सिमिलर होते हैं तो किस तरह से हमें देखना होता है, कब कब आप सिमिलर कह सकते हो, कब कब सिमिलर नहीं कह सकते हो, इसकी चीज देखेंगे। तो बच्चे, अगर हमें टू डायग्राम दिए गए हैं तो सबसे पहले तो आपका जो शेप है वही सेम होना चाहिए। लाइक इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि हमने एक सर्कल ले रखा है, एक हमने क्या ले रखा है, ट्रायंगल ले रखा है, तो वो कभी भी कैसे हो सकते हैं, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो पहली चीज तो यही है कि जो डायग्राम होगा वो तो आप देख के ही बता सकते हो कि उसकी पॉसिबिलिटी है सिमिलर होने की या फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अभी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन में हमें और ट्रू कंडीशन देखनी पड़ती है। पहला कंडीशन क्या होता है कि आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग मीन्स ये हम देख लो कि जो हमारा सेम सेम वाले एंगल्स हैं वो आपके इक्वल है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर 4 एंगल दूसरे वाले के 4 एंगल के इक्वल है तो वो आपका क्या रहता है, वो आपका पॉलीगन सिमिलर होता ही है। ठीक है, इससे मैटर नहीं करता कि लेफ्ट कॉर्नर वाला जो एंगल बन रहा है वो लेफ्ट से ही इक्वल होना चाहिए। वो किसी भी साइड से इक्वल हो सकता है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि उसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं कम से कम -1, लाइक n एंगल बन रहे हैं तो n-1 तो सेम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा या सेम हो जाएगा। तो हमको क्या देखना बचा कि किसी भी पॉलीगन्स में जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो। मीन्स सारे के सारे एंगल, या फिर जो 3 एंगल्स है 4 में है तो n-1 एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, दूसरा हमारा कंडीशन क्या होता है, कब आपके जो हमारे पॉलीगन रहते हैं कब सिमिलर हो सकते हैं। अगर हमारी जो साइड है, ठीक है, जो साइड्स रहती हैं जैसे ये एडी है, ये पी क्यू है, तो एडी जो है वो पी क्यू के या तो इक्वल हो या फिर आपका कैसा हो, सेम रेशियो में हो। ठीक है, तो आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड आपकी कैसे रहती है, सेम रेशियो में रहती है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों पॉलीगन सिमिलर होंगे, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ही आपका क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिकली ही सेम कहलाएगा, या फिर ये अपना अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही फॉलो हो जाएगा। जैसे अगर नॉर्मली हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों हम छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एंगल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि ये एंगल कितना है, 50 है, और यहाँ पर ये वाला एंगल 50 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है, ये वाला एंगल जो है वो 60 है, और ये वाला एंगल भी यहाँ पर 60 है। और ये इस तरह भी दे रखा है, हो सकता है थर्ड वाला एंगल दे रखा है, नहीं दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला तो आप वैसे ही निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि जो आपका 3 एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180, और इन दोनों का सम करोगे 110, तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये आपका 70 हो गया, ये आपका 70 हो गया। तो अभी आप यहाँ क्या कह सकते हो कि तीनों जो एंगल हैं, 3 एंगल्स जो हैं वो आपके कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज याद रखना कि जो P वाला इक्वल है वो किसके साथ, एंगल जो P है वो A के साथ इक्वल है। ठीक है, जब हम राइट करते हैं ना कि ये सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम हमें नाम का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से लिखेंगे। उस टाइम पे हमें याद आता है कि करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, किस तरह से आप उसको सिमिलर लिखोगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ए वाला एंगल जो है वो पी के साथ इक्वल है, और जो हमारा सी वाला एंगल है वो क्यू के साथ इक्वल है, और यहाँ पर जो बी वाला एंगल है वो किसके साथ इक्वल है, वो आपके आर के साथ इक्वल है। तो जब हम इसको सिमिलर लिखेंगे ना बच्चे, तो हम ए बी सी और पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, वो आपका गलत तरीका हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, हमको करस्पॉन्डिंग एंगल शो करते करते ये भी दिखाना है कि जो वर्टेक्स है जहां पर एंगल आपका बन रहा है उसको सेम जगह पे लिखे, ताकि ये पता रहे कि इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में कैसे है, वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो आपका एबीसी ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, वो आपके सिमिलर है पी, आर और क्यू के।
ठीक है, तो यहाँ से आप देख के ये भी बता सकते हो कि ए वाला एंगल किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, और बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, आर के, और सी वाला क्यू के। तो नाम लिखने में जब हम ये सिमिलरिटी लिखते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इसके साथ है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जो हम नेम राइट कर रहे हैं वो उसी ऑर्डर में राइट कर रहे हो जिस तरह से आपका क्या है, जिस तरह से आपका एंगल इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस चीज का ध्यान दे सकते हैं कि बी की साथ, बी की जगह पर आर आना चाहिए, ना कि आपका क्यू आना चाहिए। ओके, तो इतनी बात समझ आए बच्चे। और बच्चे यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि अगर थ्री एंगल इक्वल है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसका सेकेंड वाला रूल जो है वो ऑटोमेटिकली ही अप्लाई हो जाता है। इनके रेशियो जो होंगे साइड के, वो आपके कैसे होंगे, वो आपके उनका सेम रेशियो ही रहेगा। ओके, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर दूसरे वाले रूल्स के हिसाब से, दूसरे वाले पॉइंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको सिमिलर करते हैं, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, और बच्चे ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिएंटेशन का मतलब जानते हो कि किस तरफ से, नहीं नहीं ये वाला रियल नहीं है। ठीक है, जो ओरिएंटेशन है वो उसका किस तरफ से फेस है, किस तरफ से किस तरह का दिख रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि एक जैसे मतलब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्योंकि हम कभी कभी देख के नहीं बता सकते कि चीजें सेम है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है पी क्यू आर और एबीसी, और यहाँ पर ये दे रखा है कि ये आपका कितना है, ये 5 है, ये 2.5 है, ये आपका कितना है, ये 10 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है, और ये 3। तो यहाँ पर सेकंड वाले रूल के हिसाब से ये देख सकते हैं कि आपका ये जो रेशियोज है, ये जो पी क्यू का, ऐसा नहीं है बच्चे कि आपको सेम सेम वाला देखना। हम उल्टा भी कर सकते थे, लाइक हम 2.5 किसको ले लेते, एसी को ले लेते, तो आपको तीनों के साथ ही मैच करके देखना पड़ेगा कि किसके साथ ये रेशियो सेम आ सकता है। तो यहाँ पर आपका भले ही सीधे सीधे दिख रहा है कि पी क्यू का रेशियो निकालेंगे ए बी के साथ तो 2 आएगा, यहाँ पर पी आर का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, ए सी के साथ, तो भी सेम आएगा, और यहाँ पर अगर हम पी क्यू का रेशियो निकालेंगे वी और सी के साथ, तब भी वो क्या आएगा, तब भी वो सेम ही आएगा। ओके, तो इस तरह से अगर रेशियोज इक्वल है तो आपका क्या हो जाता है, तो भी वो जो पी ए बी सी होगा वो पी क्यू आर के कैसे हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर से। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई बच्चे। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो और बताओ क्या ये दोनों जो डायग्राम दे रखे हैं ये सिमिलर हैं या फिर नहीं है। राइट बच्चे, मैम। ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड।
अभी भी आए बच्चे तो बताना। सॉरी बच्चे, सॉरी, अभी नहीं आएगी। इतना इतना हो गया बच्चे, सबका आंसर हो गया। ओके, वेरी गुड। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है, ए वाला जो एंगल है, वो किसके साथ इक्वल है? वो आपका इक्वल है पी के साथ। ठीक है, सेम हम देखेंगे अगर एफ एफ वाला देखोगे तो वो किसके साथ इक्वल है? क्यू के साथ। ओके, और ई वाला देखोगे तो वो किसके साथ इक्वल है? 160 आर के साथ इक्वल है। नेक्स्ट देखोगे डी वाला जो है वो एस के साथ इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि जब हम नेम लिखेंगे ना सिमिलर वाला, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट वाला देखोगे तो डी के बाद आपका क्या आया? सी। तो एंगल जो सी है वो किसके साथ इक्वल है? टी के साथ इक्वल है। और जो बी वाला एंगल है वो किसके साथ इक्वल है? वो यू के साथ इक्वल है। तो ये आप जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखेंगे। जो पॉलीगन आपका ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, ये किसके साथ सिमिलर है? ये सिमिलर है आपका पी, वन सेकेंड, यू और टी एस आर क्यू। ठीक है, ये वाले जो पॉलीगन है वो इस तरह से सिमिलर लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जो सिमिलर है वो पॉलीगन पी यू टी एस आर क्यू के साथ सिमिलर है। ओके, तो नेम में ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसे आपको सिर्फ या तो एंगल देखने को मिलेंगे या फिर साइड का रेशियो देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, वो भी ट्राई करोगे आप जल्दी से? सेम साइज का ही लग रहा है। वन सेकेंड बच्चे, वन सेकेंड। चलो, आंसर करेंगे यस और नो? नो मैम। ओके, बाकी बचे फिर इसके बाद पोल में करते हैं। ओके, ओके बचे। बचा, ऐसा नहीं है, मतलब जो तुम कह रहे हो कि वो सही है कि इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन होना चाहिए, लेकिन अगर उनके एंगल इक्वल है ना तो एंगल वो इसी साइड से बन सकते हैं, इसी तरह ही फॉर्म हो सकते हैं कि उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी ही। अगर हम किसी भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने करा होगा कि अगर हम फोटो ले लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। अगर वो सेम जैसा दिख रहा होगा तो वो सेम ही होएगा, उसका रेशियो कुछ भी बना रहे, अगर वो सेम दिख रहा है तो वो कैसी रहेगी? वो सेम रहेगी। ऐसे ही अगर हमारा पॉलीगन में क्या होता है कि अगर हम क्या ले रहे थे, सेम एंगल ले रहे हो ना, तो उनका रेशियो छोटा, मतलब उनके साइड का रेशियो हो गई, क्योंकि वो उसी तरह से डिजाइन हो सकते हैं। अगर हम साइड को छोटी बड़ी कर देना तो वो एंगल डिफरेंट बनेंगे, वो एंगल सेम नहीं बन सकते। ओके,
ठीक है, तो इसका आंसर ऑफकोर्स नो है। क्यों? यहाँ सब ठीक था, लेकिन ये 14 है, ये 15 है। तो अगर हम 14 डिवाइड बाई 15 करते हैं तो ये इसका रेशियो कभी भी 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कभी भी ये सेम नहीं प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, तो इसका आंसर नो है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और हाँ, एक और चीज हमने उसमें बताई थी कि सेम दिखना चाहिए। ठीक है, सॉरी अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, ये क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा ये। ओके चलो इसका आंसर करते हैं। बच्चे मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके सॉरी, कुछ तो डिस्टरबेंस था। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 का करेक्ट है। फोर बच्चे बचे हैं आंसर करने को। थ्री बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड। ओके 5 4 3 2 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। देखो अभी हमने आपको क्या कहा था कि अगर एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये वैसे भी एक जैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और आप दूसरा ये भी ले सकते हो कि इनके जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसका नहीं है। बेसिकली ये आपका क्या है, ये स्क्वायर है और ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, ये दोनों सेम ही नहीं है। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही टाइप के फिगर ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें रेशियोज लेना या फिर उसमें लेके 1.5 1.5 जैसा दिख रहा है, मतलब बच्चा मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो आप। अच्छा ये 15 और ये 15 दिख रहा है, 1.5 दिख रहा है। अच्छा ये सेम दिख रहा है, ओके ये वैसे 1.5 ही है, इसमें पॉइंट लगाना मिस हो गया। ये देखो वैसे इसका रेशियो सेम था पर ये सेम फिगर ही नहीं है, तो वो वैसे भी आपका आंसर क्या होगा, इसका नो आंसर होगा। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। एट बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे कि अगर इक्वल होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे, बात तो एक ही है ना बच्चे, क्योंकि जब इक्वल होते हैं तब भी हमारा क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन ही रहेगा, 1:1 रहेगा। लेकिन जो हमारा प्रोपोर्शन आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, या तो इक्वल हो तब भी वो क्या होते हैं, तब भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, और अगर वो क्या रहते हैं, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, लाइक 5/3, 5/3 या 1.2 या फिर आपका 3:2, कुछ भी सेम प्रोपोर्शन आ रहा है तो आपका क्या रहेगा, वो आपके कैसे रहेंगे, सेम सिमिलर रहेंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग में सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू होता है कि आपका क्या होना चाहिए कि ये सेम सेम आपका इक्वल में रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी में दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों में से कोई भी होगा, इक्वल होगा तब भी हम उसको सिमिलर कह सकते हैं, और अगर वो क्या रहेगा, अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा तब भी हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, बेसिकली जब हम सिमिलरिटी देखते हैं या फिर टू सिमिलर फिगर्स देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना पड़ता है कि सेम है या नहीं। हमें कभी भी उसके साइज का तो नहीं मैटर करता, उसके स्केल का तो मैटर नहीं करता कि वो किस तरह से मेजर कर रहे हैं, किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्केल फैक्टर का क्या मतलब होता है, स्केल फैक्टर का मतलब होता है कि जो किस अमाउंट से, मतलब जो रेशियोज की बात कर रहे हैं हम कि कितना रेशियो है, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि ए और बी जो है वो 5:3 है। ठीक, या फिर नॉर्मली 2 ले लो इसको। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो अभी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2b। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि ए जो है ना वो 2 टाइम्स है बी का। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, 2 टाइम्स, या फिर इस तरह से बी का लेते रिलेशन तो क्या होता है a/2। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1/2 है ए का। तो ये हम क्या बता रहे हैं, ये हम ये बता रहे हैं कि ए और बी दूसरे से कितना बड़ा छोटा है। यहाँ पर क्या हम बात कर सकते हैं कि किस अमाउंट से ग्रेटर और लेसर है। ठीक है, क्योंकि ए भी हम नॉर्मली वैसे नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन साइज के हिसाब से क्या यूज करते हैं, हम इनलार्ज या रिड्यूस यूज करते हैं। तो जो आपका स्केल फैक्टर है वो क्या बताता है, किस अमाउंट से जो हमारे फिगर दे रखे हैं वो दूसरे से लार्ज है या फिर आपका क्या है, रिड्यूस्ड है। ठीक है, मीन्स वो कितना छोटा और कितना बड़ा है, किस स्केल से, क्योंकि हम डायग्राम में ऐसे तो नहीं बता सकते, मेजरमेंट करके ही बता सकते हैं। तो मेजरमेंट में किस हिसाब से वो कितना इनलार्ज हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है टू डायग्राम जो कि सिमिलर है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। समझ आया बच्चा कि रिपीट करूं? मैम रिपीट कर दो एक बार। ओके, देखो इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो मैंने कहा कि ए और बी 2 नंबर है कोई भी। ठीक है, उनका रेशियो 2 है। ठीक, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं ना बच्चे, क्या लिख सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं a इज इक्वल टू 2b है, या फिर हम ले सकते हैं बी जो है वो a/2 है।
इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ बी है। तो इससे इनलार्जमेंट का पता चल रहा है ना, बड़े छोटे का पता चल रहा है ना, कि 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि इतना ही और अगर ऐड करेंगे तो बी बनेगा। ओके, और यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, यहाँ से पता चल रहा है कि जो बी है ना वो कैसा है, हाफ है। मीन्स अगर हम बी को दो अलग अलग पार्ट में, सॉरी ए को हम 2 अलग अलग पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये नंबर से समझ आ रहा है। अभी इसी को हम क्या ले लेते हैं, इसी को हम मान लो 2 फिगर्स ले लेते हैं, इस तरह से कोई भी फोटो है इस तरह से। अभी हम किस तरह से कह रहे हैं बच्चे कि ये वाला जो फोटो है ना स्मॉलर वाला, ये कितना है 1/2 है इसके साइज से। तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये इससे स्मॉलर है। कितना स्मॉलर है कि 1/2 स्मॉलर है, हाफ है या डबल है। अगर ये लार्ज की बात करें हम, डबल है, ट्रिपल है। तो ये जो फैक्टर यूज कर रहे हैं ना बच्चा, कि इतना बड़ा है इतना छोटा है, ये हमारे जो नंबर कहलाते हैं, वो अमाउंट जो है वो कहलाता है आपका स्केल फैक्टर। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, तो स्केल फैक्टर का मतलब समझ गए आप कि जो हम 2 डायग्राम्स ले रहे हैं, 2 फिगर्स ले रहे हैं, इनके नंबर्स का रेशियो निकालें या फिर हम कंपेयर करें तो हम इसको ये बता पाए कि इतना छोटा है, इतना लार्ज, या फिर इतना रिड्यूस्ड है, इतना छोटा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि स्केल फैक्टर जो होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए, सिमिलर शेप के लिए, वो क्या होता है, वो सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या होता है कि सेम दिखता है, बट आपका क्या होता है, डिफरेंट स्केल और मेजरमेंट रहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है कि मान लो हो सकता है कि ये आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, मान लो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये सेम जैसे दिख रहा है ना, तब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, तब हम इसके स्केल फैक्टर या डिफरेंट स्केल फैक्टर हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी में इसका यूज होता है कि अगर हमें सिमिलर फिगर दिख रहे हैं, एक जैसे फिगर दिख रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम स्केल्स को देख के ये बता सकते हैं कि कितना छोटा कितना बड़ा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देखें तो हमारा डिस्क्राइब क्या करता है, जैसे इसका डेफिनेशन है यही डिस्क्राइब करता है कि 2 फिगर्स के बीच में कितना साइज में डिफरेंस है, कितने अमाउंट ऑफ साइज में डिफरेंस है, कि इतना छोटा है ये इससे इतना बड़ा है, यही ही क्रिएट करता है, यही ही आपको बताता है। लेकिन हम ये कब यूज करते हैं, जब हमारा सिमिलर फिगर हो। ठीक है, कोई भी फिगर हो, अगर हमने किसी भी फिगर को ले रखा है, किसी भी ट्रायंगल को ले रखा है, उसमें हम क्या करते हैं कि कितना हमने उसकी साइज को डिक्रीज करा है, कितना इंक्रीज करा है, ये सारी बातें हम किसके हेल्प से पता कर सकते हैं, स्केल फैक्टर के हेल्प से पता कर सकते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसी से ही आप पता कर सकते हो, अदरवाइज फिर हमको कितना रिड्यूस्ड हुआ है, कितना इनलार्ज हुआ है, ये पता नहीं चलता। जनरली इसके बहुत सारे यूज है। स्केल फैक्टर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम सिमिलरिटी निकाल सके। अब कभी कभी जब हमारा साइज बहुत बड़ा होता है तो हम स्केल फैक्टर ले लेते हैं कि इतने को इतना रिड्यूस करके कोई भी डायग्राम बना देते हैं। जैसे अगर हम कोई किसी का बिल्डिंग का स्केच बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारे डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी डिजाइन होता है ना वो सेम साइज में नहीं होता, हम उस साइज को डोनेट करने के लिए एक स्केल फैक्टर ले लेते हैं। मान लो हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो हमें जो हाइट लेनी है वो 50 लेनी है, 50 मीटर या फिर 25 मीटर, जितना भी लेना है। अभी 25 मीटर एक्चुअल तो नहीं बना सकते ना आप किसी भी पेपर पर, तो हम नॉर्मली ड्राइंग करने से पहले एक स्केलिंग फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, या स्केल फैक्टर ले लेते हैं कि 10 जो मीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक, सेम ऐसे जो वर्ल्ड मैप होते हैं उसकी आउटलाइन के लिए जो यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, वो भी तब भी हम स्केलिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि हम पूरा तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे ना किसी भी जगह पर, या फिर किसी भी पेपर पे आप बड़ा पूरा तो नहीं बना सकते। कोई भी लार्ज चीज है उसको हम उसका जो स्केल फैक्टर है वो छोटा करके, कि इसका कंपेयर ये करके कि 10 सेंटीमीटर को हम इतना ले रहे हैं, हम 10 मीटर को इतना ले रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यूज समझ आया बच्चा? इसका यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है, हर एक मैपिंग में, हर एक ड्राइंग में इसी का यूज किया जाता है, स्केल फैक्टर का ही यूज किया जाता है। क्योंकि एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल मेजरमेंट लेके आप किसी भी क्वेश्चन किसी को भी ड्रॉ नहीं करा जा सकता। यस बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो?
इसका प्रैक्टिकल समझ आया, प्रैक्टिकल नॉलेज समझ आया, प्रैक्टिकल यूजेस समझ आए कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं। अरे बच्चा कुछ तो बोलो, हाँ या ना, रिपीट करना है, क्या करना है? Okay. ओके एक बार रिपीट कर देता है। हम इसका यूजेस बता रहे थे, ये तो समझ आ गया कि किस अमाउंट से हमने किस फिगर को इनलार्ज और रिड्यूस कर रखा है, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक बिल्डिंग की ड्राइंग करने, सबने देखा है जो आपका क्या होता है, जो ड्राइंग्स बनती हैं, जैसे पुल बना रखा है हमने, कोई भी ब्रिज बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग होती है। ये तो सबको ही आइडिया होगा। डायरेक्ट ऐसे मैपिंग के अलावा तो कोई मैपिंग करने से पहले तो काम स्टार्ट होता नहीं है। तो उसकी जो ड्राइंग बनती है, हम पूरा नहीं बना सकते। हम ऐसा नहीं बना सकते कि हमें बनाना है कि 100 मीटर लॉन्ग बनाना है, तो इतना बड़ा पेपर कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। स्केल फैक्टर पूरा होता है, नॉर्मली जो डेली लैंग्वेज होती है उसमें स्केल कह देते हैं। कि स्केल लेते हैं कि लेट्स जो हमारा 10 मीटर है वो किसके इक्वल है, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जहां भी हम 10 मीटर की डिस्टेंस यूज कर रहे हैं ना, इतनी लेंथ यूज कर रहे हैं, उसको 1 सेंटीमीटर को लेके करते हैं। ऐसे मान लो कहीं हमें 100 लेना, तो उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। 100 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस स्किल से सेट करते हैं कि ड्रॉइंग परफेक्टली बन सके। ओके, तो यहाँ पर स्केल फैक्टर का ये काम होता है कि आप किसी भी फिगर को, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे ट्रायंगल, राइट एंगल, ये सब बात नहीं कर रहे, किसी भी फिगर को हम इनलार्ज करके या फिर रिड्यूस साइज करके प्रेजेंट कर सके। जैसे हमारा मैप रहता है, ठीक है, बिल्डिंग रहती है, तो ये हमारे इतने ज्यादा, जैसे वर्ल्ड मैप है, इतना ज्यादा बड़ा है वर्ल्ड मैप कि हम उसे कैसे शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक स्केल लेते हैं कि हम इतनी डिस्टेंस को, 1000 किलोमीटर को 0.1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। इस तरह से स्केलिंग ली जाती है, फिर उसको ड्रॉ किया जाता है। बट एक और चीज याद रखना बच्चा, कि अगर रियल लाइफ में बात करते हैं ना, तो जो सारी की सारी डिस्टेंस होंगी ना, उसी हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमें 20 सेंटीमीटर बनाना है तो आप बोलो 20 सेंटीमीटर तो हम बना सकते हैं, तो 20 हमने ड्रॉ कर दिया, और जो 100 नहीं बना सकते थे वो 10 बना दे। नहीं, फिर हमें पूरा का पूरा ही क्या करना पड़ता है, हर एक साइज साइड जो है, हर एक मेजरमेंट जो है, वो स्केल के हिसाब से ही लेना पड़ता है। ओके, अभी समझ आया बच्चे? तो स्केलिंग इसी काम में आता है कि जहां हम फुल साइज नहीं ले सकते, उसका क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस साइज करके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल जो हम सिमिलर कहते हैं, कब कब आपका कब कहलाएगा कि वो सिमिलर है, कब कहलाएगा कि नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या है कि अगर टू, अभी पॉलीगन ही है ना बच्चे, ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से ज्यादा साइड हो। तो यहाँ पर जो 3 साइड है वो भी तो 2 से ज्यादा ही है, तो ये भी पॉलीगन ही है। तो पॉलीगन में भी सेम रूल्स रहते हैं कि अगर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो क्या रहेगा, तो वो हमारा सिमिलर होगा। या फिर जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो सेम रेशियो में रहेंगी, तो वो इक्वल होगी। लेकिन ये कब होता है बच्चे, जब हमारा जो डायग्राम है वो सेम हो, लाइक 2 ट्रायंगल्स ही हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अभी ट्रायंगल को अगर हम रेक्टेंगल से कंपेयर करेंगे तो वो वैसे भी सिमिलर नहीं ही होगा। ओके, तो सेम टू क्या है इसके रूल्स है जो कि हमें याद रखना है। देखो यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ए है वो किसके साथ है, बी के साथ है। यहाँ पर देखो बी जो इक्वल है वो किसके साथ है, ये आपका ई के साथ इक्वल है। सी जो है वो एफ के साथ इक्वल है। और ये रेशियो है वो ए बी का रेशियो जो है, वो जो रेशियो है ए बी का, वो डी के साथ सेम है। सेम यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड की, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझ सकते हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है, तो ये जो एंगल इक्वल होते हैं, ये हम आगे भी समझाएंगे, जो एंगल इक्वल होते हैं उन्हीं के सामने की साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर ए जो है वो डी के इक्वल है, तो ये जो ए के सामने का फ्रंट का जो भी साइड है, लाइक बी सी, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, जो डी के सामने की साइड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 1 सेकेंड, बीसी जो है वो ई एफ के रेशियो के इक्वल होगी, मतलब रेशियो होगा इसका। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो
अगला कौन सा है, सी वाला है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, नहीं ये तो हम लिख चुके हैं, ए सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ई एफ। तो ये जो रेशियो है वो इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए क्या दिखा दिया, एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, सेम रेशियो होती है। ठीक है, सेम भी हो सकता है, इनका रेशियो 1 और 1 भी हो सकता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि सेम रेशियो का मतलब है इक्वल है, या फिर यहाँ पर भी प्रोपोर्शनेट वाला इक्वल प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट हम वही सेम यूज करेंगे, ये जो साइन है वो किसके लिए यूज करा जाता है, सिमिलर के लिए यूज करा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे, जो वाला एंगल जिसके साथ इक्वल है उसी तरह लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ए डी के इक्वल था, बी ई के इक्वल था और सी एफ के इक्वल था। तो जो ट्रायंगल एबीसी होगा वो किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो अगर ए बी सी किसके इक्वल होता, डी एफ ई के इक्वल होता, तो उस हिसाब से हम ये समझ सकते थे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला ट्राई करो, इसमें आपको बताना है कि ये सिमिलर है या फिर नहीं है। ट्राई बचे, जल्दी से ट्राई करो। ओके, ओके बच्चे, यस बच्चे, इसका रेशियो भी यही होएगा। हाँ, तो आपका बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, अभी ये नहीं भी दिया है तो हम 180 माइनस 130 करके निकाल सकते हो, वो भी कितना आएगा 50। तो एंगल भी इक्वल है, इवन यहाँ पर साइड भी दे रखी है, साइड का जो प्रोपोर्शन निकालोगे 3/6 1/2, ये वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा ये भी 1/2 हो जाएगा, और सेकंड वाले का निकालोगे लास्ट वाले का तो भी 1/2 हो जाएगा। तो इक्वल प्रोपोर्शन में भी है इसकी साइड्स, और जो एंगल है वो भी इक्वल है, दैट मीन्स, और दोनों ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एस और क्यू के। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसके क्वेश्चन पोल में करते हैं। ओके बच्चे, ओके, चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा सेम है, कौन सा सेम दिख रहा है, मीन्स कौन सा सिमिलर है और कौन सा नहीं। बेसिकली बच्चे यहाँ नोट वाला आंसर देना है, तो जल्दी में कंफ्यूज मत होना। मैम कितने बजे का ठीक है? सारे बच्चों का ठीक है बच्चे, कितने बजे का ठीक है मैम? 2 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, दोनों बच्चों का ठीक है।
4 बच्चों ने आंसर दिया। बच्चा इसकी नंबरिंग भी देखना, इस तरह से नहीं है 1 2 3 4, इस तरह से लाइक ABCD। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो इस बात का ध्यान दे कि किस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। मैम अब कितने जनों का ठीक है मैम? 4 बच्चों का ठीक है बच्चे। अभी 5 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, 2 बचे, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 1 बच्चे ने आंसर नहीं किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और क्राइटेरिया लगता, बट आई होप सो कि आपको पता हो। यहाँ देखो, अगर हम अभी भी क्राइटेरिया नहीं कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा बता देते हैं, इसके एंगल्स तो सारे इक्वल है, तो दैट मीन्स ये तो सिमिलर होगा ही। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सिमिलर होगा कि नहीं, बट बच्चे यहाँ पर आप रेशियोज देखोगे ना, ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, हमें तीनों साइड के साथ रेशियो मिला के देखना पड़ता है कि क्या इस तरह से बन रहा है क्या। बस इसका ओरिएंटेशन चेंज है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चा फेस डिफरेंट साइड में है, उसके वर्टेक्स डिफरेंट साइड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रेशियो सेम नहीं होगा। देखो 2 और 4 का रेशियो करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 और 6 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 साइड जो है वो इसकी 3 साइड के साथ किस तरह से है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, 1/2 के प्रोपोर्शन में। ठीक है, या कह लो कि फर्स्ट वाले से देखोगे तो वो डबल है, हर एक साइड के हिसाब से वो आपका क्या कर रहा है, वो इसका स्केल डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, हम 2.7 को किसी भी तरीके से देख लें, चाहे हम इसको 1 किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 का मल्टीप्लाई अगर 10 से नहीं करोगे तो बिना पॉइंट का आपका नंबर आ ही नहीं सकता। और बाकी में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का भी मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। तो यहाँ तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ भी देख लें कि इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का तो हो भी जाएगा, लेकिन इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आ सकता। किसी का भी करके देखो, इसका 10 का अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे या फिर मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पॉइंट जाएगा ही नहीं, और इस साइड पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका स्केल फैक्टर भी सेम नहीं है तीनों साइड का, और इसके जो भी रेशियो रहेगा वो सेम नहीं है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर आपको भले ही क्राइटेरिया यूज करना पड़ता कि अगर यहाँ पर कौन कौन सा लगता है, ऐसे कि अगर 2 साइड्स जो है वो कैसी है, इक्वल प्रोपोर्शन में, और उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है, वो सेम है, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर कहलाता है कि ये दोनों कैसे होंगे, ये आपके सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर थे, ऐसे एस के हिसाब से ये क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इसका मतलब बेसिक ये होता है कि 2 साइड का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो सेम होता है, और उन्हीं के बीच का एंगल, उनके बिटवीन का जो एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये 17 यहाँ होता ना बच्चा, ये 70 अगर यहाँ होता तो फिर ये सिमिलर नहीं होता। ओके, क्या नहीं होता, अगर इनके बिटवीन वाला एंगल इक्वल नहीं होता तो वो सिमिलर नहीं कहलाता। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
यस और नो टाइप क्वेश्चन है बच्चे। 1 सेकेंड, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आंसर कर देंगे आप। चलो ठीक है मैम। 2 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का ठीक है। अब बताओ मैम, कितने बच्चों की किस मैम? बचे? कितने 5 बच्चों का बच्चों का ठीक है ठीक है मैम अब? बच्चे। 6 बच्चों का ठीक है। 7, 4 बच्चे बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। सेवन बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, 2 बच्चे बचे हुए हैं, अभी 1 बच्चा बचा हुआ है, लास्ट 10 सेकेंड। चल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं, मतलब गलत दिया। यहाँ देखो क्या दिया गया बच्चा, यहाँ पर इक्विलेटरल दिया गया। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और उनका जो ये वाला एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 60-60 रहते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये वाले ट्रायंगल में क्या होता बच्चा, कि हमको नहीं पता, इतना पता है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक, इसकी साइड का तो कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में आपका इक्वल प्रोपोर्शन होगा। उसके अलावा भी हमको क्या पता रहता है कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल का मतलब ये तो कभी नहीं होगा कि वो 60-60 होंगे, ठीक, ये तो रेयर केस हो गया ना बच्चा। और अगर ये 60-60 हुआ और ये भी 60 हो गया तो फिर ये इक्विलेटरली हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 180 होना है ना बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, नो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वाले के साथ इक्वल नहीं होते। ओके, तो इसका आंसर क्या है बच्चे, इसका आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है, इस चीज के बारे में समझिए। यहाँ पर दिया गया है 2 ट्रायंगल है, जिसमें आपका क्या दे रखा है, ये जो एंगल्स है वो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए जो इक्वल है वो 60 है, सेम बी जो इक्वल है वो 60 दे रखा है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हमारा क्या होता है, जब हमारे 2 ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी 2 ट्रायंगल्स के एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तब उस केस में ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या कहलाता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। इक्वी का क्या मतलब होता है, इक्वल, एंगुलर का क्या मतलब होगा, एंगल, और ट्रायंगल का मतलब पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये थेल्स थ्योरम नहीं है बच्चे, जो थेल्स थ्योरम होगी वो हम आगे बताएंगे, अभी ये नॉर्मली हमको देखना है कि अगर 3 एंगल्स जो होते हैं 2 ट्रायंगल्स में, करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, कुछ भी कह सकते हैं उसमें से, तो वो दोनों एंगल क्या, वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। और इन वाले ट्रायंगल्स की मींस इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की एक खास बात होती है, जो कि
हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं, और वो क्या होता है कि टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स या इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उनका रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे। सबसे पहले हमने एक टर्म सीखा जो कि क्या होता है, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या रहते हैं, टू एंगल्स ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स कि वो क्या कहलाएंगे, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या होती है बच्चे, इन ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो रेशियो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, या फिर वो 1/1 1:1 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, दैट डिपेंड्स, लेकिन उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। अभी नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे आप 6.1। एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, नेक्स्ट वाली थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये वाले दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्यू एंगुलर ट्रायंगल है। आपको बताना है कि इसकी थर्ड जो साइड होगी वो क्या होगी। चलो ट्राई करो, थेल्स थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पर। थेल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, और यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि ए वाला जो है वो बी के साथ इक्वल है, जो बी वाला एंगल है वो क्यू के साथ इक्वल है, और जो आर वाला है वो किसके साथ है, सी के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किसका किसका रेशियो लेना है। ट्राई करो बच्चे, क्या आंसर आएगा। ओके, बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में आपको 6.1 प्रूव करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रूव होता है। करा देते हैं आज, पर वो प्रूव हो नहीं पाएगा पूरा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो कि क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी। ओके ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ओके, वेरी गुड। देखो अभी हमने क्या कहा कि इसके एंगल इक्वल है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, लाइक जो एंगल है उसके सामने के साइड जो होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। तो जो यहाँ पर आपका होगा, लाइक ए बी का और पी क्यू का जो रेशियो होगा सेम। यहाँ पर देखो ये वाली जो बी वाला एंगल है वो क्यू के साथ इक्वल है, दैट मीन्स कि ए सी का और पी आर का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी सी और क्यू आर के रेशियो का। तो ए बी का रेशियो क्या है बच्चा, ए बी की वैल्यू क्या है 5, ये कितना है आपका 1.25। ठीक है, और ये यहाँ भी देख सकते हो ये कितना है 10, ये कितना है 2.5। तो यहाँ पर देखो कि ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, मतलब आपका स्केल फैक्टर तो 4 आ रहा है। तो जो लास्ट वाला बचेगा वो भी स्केल फैक्टर आपका कितना होगा, 4 होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि BC डिवाइड बाय QR का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 4 होगी।
वीसी की वैल्यू हमें दे रखा है 12 और क्यू आर की वैल्यू निकालना है, ये कितना हो जाएगा 4 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 4 क्यू आर और 4 इस साइड जाएगा तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4। तो कितना आंसर हो गया बच्चा? 3 आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया बच्चा कि इसका आंसर 3 कैसे आया, या यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम का यूज किस तरह से करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बच्चे तो पूछ सकते हो, इससे पहले वाले टॉपिक में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने। ओके बच्चा।